Hello everyone, welcome to Social Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज की क्लास में हम बहुत इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू करते हैं कि क्या किसी सोसाइटी में गवर्नमेंट ना हो, पुलिस ना हो, कोर्ट ना हो, फिर भी ऑर्डर मेंटेन हो सकता है? आज हम सोचते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए गवर्नमेंट जरूरी है, लेकिन इवांस प्रिचर्ड ने अफ्रीका की एक सोसाइटी को स्टडी करके दुनिया को ना सरप्राइज कर दिया। उन्होंने दिखाया कि एक सोसाइटी बिना किंग के भी चल सकती है, बिना पुलिस के भी डिस्प्यूट सॉल्व हो सकते हैं और बिना स्टेट के भी सोशल ऑर्डर मेंटेन हो सकती है। और इस सोसाइटी का नाम था द नुएर। और आज हम इसी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले कि नुएर कौन थे। नुएर ना एक निलोटिक स्पीकिंग ट्राइब थी जो सूडान और साउथ सूडान अफ्रीकन रीजन में मासी रीजन में रहती थी। ठीक है। इवांस प्रिचर्ड ने 1931 से 1935 के बीच में इनका डिटेल्ड स्टडी किया। नुएर सोसाइटी की स्पेशलिटी की बात करें तो वो सेमिक नॉमेडिक थे। ठीक है, केटल हर्डिंग में बिलीव करते थे, चरवाहा थे, अपनी केटल हर्डिंग करते थे। स्ट्रॉन्ग किनशिप सिस्टम था इनके पास, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी और येट वो बहुत टाइटली हाईली ऑर्गेनाइज थी। तो एक एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया को कौन गवर्न करता है, आप कहोगे कि प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, जुडिशरी, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आएंगे, है ना। लेकिन अगर नुएर से पूछा जाता कौन गवर्न कर रहा है तुम्हें, तो उनका जवाब होता कि उनका किनशिप रिलेशन उनको गवर्न कर रहा है। और यही उनके सोसाइटी का मैजिक था। अब आता है कि व्हाई नुएर स्टडी इज इम्पोर्टेंट। इवांस प्रिचर्ड ने एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया दिया कि सोशल ऑर्डर डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर अ स्टेट। ये ना पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का फाउंडेशन बन गया। उनकी स्टडी ने रिवील किया कि किनशिप कैन ऑर्गेनाइज सोसाइटी, social order can exist without government, lineage system can control conflict। ये उनकी स्टडी ने रिवील किया। अब बात करते हैं कि की फीचर्स की स्ट्रक्चर ऑफ नुएर सोसाइटी क्या क्या था। सबसे पहला, नुएर सोसाइटी की बैकबोन क्या थी, तो हमने किनशिप देखा। तो किनशिप क्या है, सिर्फ फैमिली ना रिलेशनशिप नहीं है, एक कंप्लीट सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। नुएर सोसाइटी में फैमिली से लीनिएज बनती है, लीनिएज से क्लैन एंड क्लैन से एक ट्राइब बनती है। सब एक दूसरे से ना इंटरकनेक्टेड थे। सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है लीनिएज, खोख कहते हैं उसमें, उसका एक इंपॉर्टेंट टर्म था लीनिएज, खोख। उसका मतलब होता है कॉमन एंसेस्टर एज डिसेंट करने वाले, कॉमन एंसेस्टर होते हैं उसके बारे में। ठीक है, आज हम ये सारे देखेंगे। यहाँ पे है किनशिप स्ट्रक्चर ऑफ द नोएल। ठीक है, खोक, लीनिएज, कॉमन एंसेस्टर एज डिसेंडेंट करने वाले। एग्जाम्पल, आपके दादाजी का डिसेंडेंट कौन है ना, ये एक लीनिएज हो सकता है, पापा फिर आप, है ना। क्लैन, क्लैन को ये लोग बोलते थे गेर, गेर मतलब मल्टीपल लीनिएज मिलकर क्लैन बनाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि महाराष्ट्र में कोई एक्सटेंडेड फैमिली मिलकर एक बड़ा सोशल ग्रुप क्रिएट कर लेती है। फिर उसके बाद ये आता है ट्राइब, ट्राइब को थॉर्न कहते थे ये लोग। सेवरल क्लैंस टुगेदर फॉर्म अ ट्राइब, स्ट्रक्चर जैसे फैमिली से लीनिएज बनती है, लीनिएज से क्लैन बनती है, क्लैन से ट्राइब बनते हैं। तो अगर हम बात करें तो इवांस प्रिचर्ड ने कहा कि किनशिप इज नॉट जस्ट फैमिली टाइम, इट इज स्केलेटन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। वो मानते हैं कि ये स्केलेटन है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, यानी सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर किनशिप पर बेस्ड था। अब आता है सेगमेंटरी लीनियज सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सेगमेंटरी लीनियज सिस्टम का मतलब है कि नोएर सोसाइटी ना नेस्टेड लीनियज में डिवाइड थी। डिफरेंट ग्रुप नॉर्मली सेपरेटेड रहते थे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे यूनाइट हो जाते थे। एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि दो कजन फाइट कर रहे हैं, फैमिली इंटरवीन करेगी। अगर दो फैमिलीज फाइट कर रही है तो पूरा लीनियज यूनाइट हो जाता है, और अगर दो लीनियज फाइट कर रहे हैं तो पूरी क्लैन यूनाइट हो जाती है। यानी कि स्मॉलर कॉन्फ्लिक्ट स्मॉलर यूनिटी, बिगर कॉन्फ्लिक्ट बिगर यूनिटी। एक और एग्जांपल लो, जैसे क्रिकेट मैच में दिल्ली और मुंबई फैंस फाइट कर सकते हैं, लेकिन जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो जाए तो सब इंडियंस एक साइड हो जाते हैं। यही जो है सेगमेंटरी लीनिएज का लॉजिक है। अब आता है कि ये वर्क कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क। ठीक है, सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल होगा तो लीनिएज के मेंबर सपोर्ट करेंगे, एल्डर जो है इंटरवीन करेंगे, नेगोशिएशन होगा।
कंपनसेशन दिए जाएंगे और फिर वापस से पीस हो जाएगा। इसी प्रोसेस से ना कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल होता है, विदाउट पुलिस, विदाउट कोर्ट एंड विदाउट गवर्नमेंट। इसकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो नुएर हैड नो सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई किंग नहीं थे, कोई प्रेसिडेंट नहीं था और ना ही कोई परमानेंट रूलर थे। और इसी नुएर सोसाइटी को कहा गया है एसिफेलस सोसाइटी। एसिफेलस मतलब हेडलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन इसका ना मतलब डिसऑर्डर नहीं था। लीडरशिप कैसी होती थी? तो लीडरशिप ना बेस्ड थी एज पे, विजडम पे, रेपुटेशन पे, करेज पे। और लीडर्स रूलर नहीं होते थे, वो स्पोक्स पर्सन और मीडियोटर होते थे। एग्जाम्पल जैसे विलेज के रिस्पेक्टेड एल्डर्स की तरह। उनके पास ना लीगल पावर नहीं होती, लेकिन लोग उनकी बात मानते थे। ठीक है, लॉ एंड जस्टिस की बात करें उनके अकॉर्डिंग, उनके बीच में तो कोर्ट नहीं थी, रिटन रूल्स नहीं थे, फिर लॉ कैसे वर्क करती थी? तो थ्रू कस्टम। कस्टम को लोग खो कहते थे। कस्टम खो मतलब कस्टम एंड ट्रेडिशन ही लॉ का रोल प्ले करता था। जैसे एक एग्जांपल लो कि आपके घर में ना कुछ रूल्स रिटन नहीं होते लेकिन सब फॉलो करते, क्यों? क्योंकि ट्रेडिशन ऐसा है। एग्जैक्टली सेम लॉजिक। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सबसे पहले एक फीचर्स भी थोड़ा सा देख लेते हैं, की फीचर। तो स्टेटलेस सोसाइटीज के बारे में अभी हमने पढ़ा। सेगमेंटेड लीनियर सिस्टम था, पेस्टोरल इकोनॉमी थी, कैटल रेयरिंग, एज सेट सिस्टम था, बड़े की बात मानते थे वो लोग, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस था वहाँ की जो कस्टम थी, ट्रेडिशन थी, उसका बहुत फॉलो करते थे वो लोग। अब बात करते हैं कि सोशल कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के बारे में। नोएल सोसाइटी ऑर्डर कैसे मेंटेन करती थी? पहला, पब्लिक ओपिनियन से, यानी कि लोग क्रिटिसिज्म और शेम से डरते थे कि कोई क्रिटिसाइज ना कर दे, कोई हमारी बेइज्जती ना कर दे। एग्जाम्पल जैसे आज भी विलेज में ना लोग क्या कहेंगे पावरफुल सोशल कंट्रोल है, वैसे ही। दूसरा, कस्टम, खोद खोद मतलब स्ट्रॉन्ग मॉरल कोड, यानी कि शेयर्ड नॉर्म्स गाइड करते थे बिहेवियर को। तीसरा इज मीडिएशन, एल्डर्स ना डिस्प्यूट सॉल्व करते थे। फोर्थ इज कंपनसेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए ना केटल दिए जाते थे, मतलब उनके जो भी जानवर थे वो एक दूसरे को दी जाती थी। रेप्यूटेशन मतलब कि रिस्पेक्टेड एंड ऑनर मैटर करता था उनके लिए। अब एज सेट सिस्टम क्या है, जो हमने यहाँ पे फीचर में देखा था ना, उसको थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे कि एज सेट सिस्टम क्या है। तो नुए सोसाइटी ना एज ग्रुप में ऑर्गेनाइज थी, मतलब सबसे पहले बॉय, फिर वॉरियर एंड देन द एल्डर ग्रुप था। तो हर स्टेज की राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट थे। एग्जाम्पल जैसे स्कूल, कॉलेज और करियर फेज में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है, वैसे ही एज सेट सिस्टम में ना सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करता था और चीजें चेंज होती थी। अब आता है कि वाई कैटल आर सो इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट क्यों था वो जानवर? तो नुएर सोसाइटी का ना हार्ट किनशिप था, तो कैटल उनकी इकोनॉमी थी। कैटल यूज किए जाते थे वेल्थ के लिए, स्टेटस के लिए, मैरिज के, जैसे अभी के सिस्टम में दहेज चलता है उस वक्त उसके लिए ये यूज करते थे। कंपनसेशन रिचुअल्स के लिए, एग्जाम्पल जैसे मॉडर्न सोसाइटी में ना मनी इंपॉर्टेंट है, नुएर सोसाइटी में ना केटल बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी से भी ज्यादा। अब कंपेयर करते हैं हम स्टेट सोसाइटी को, नुएर सोसाइटी को और आज की सोसाइटी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो नुएर सोसाइटी में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, स्टेट सोसाइटी में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। यहाँ पे किनशिप बेस्ड थे, ठीक है, और यहाँ पे जो है टेरिटरी और लॉ बेस्ड है। एल्डर्स लीड करते थे नुएर सोसाइटी में, स्टेट सोसाइटी में जो है ऑफिशियल लीड करते हैं। यहाँ पे मीडिएशन होता है, तो यहाँ पे कोर्ट होता है स्टेट सोसाइटी में। न्यूएर सोसाइटी में ना कंपनसेशन होता है, स्टेट सोसाइटी में पनिशमेंट होती है। न्यूएर सोसाइटी में लीनियर यूनिटी होती है और यहाँ पे टेरिटोरियल यूनिटी होती है आज की सोसाइटी में। ठीक है, सो इवांस प्रिचर्ड ने हमें दिखाया कि ऑर्डर इज नॉट द मोनोपोली ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनसाइट फ्रॉम द न्यूएर स्टडी। तो पहला कि किनशिप इज द फाउंडेशन, मतलब सोसाइटी ऑर्गेनाइज थ्रू किनशिप। दूसरा कि स्टेटलेस येट ऑर्डरली, मतलब गवर्नमेंट एब्सेंट है पर फिर भी ऑर्डर प्रेजेंट है। थर्ड इज कि लीनियस कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिकेम मैनेजेबल बन जाते थे। फोर्थ इज अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट, कोई फोर्स नहीं, कोई कोअर्जन नहीं, फिर भी लोग उसको फॉलो करते थे। एंड कस्टम आर पावरफुल। फिफ्थ मतलब ट्रेडिशन रेगुलेट करता था बिहेवियर को। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस फॉर एंथ्रोपोलॉजी, इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा? तो न्यूएट ना स्टडी बिकेम अ क्लासिक, क्यों? क्योंकि ये प्रूव किया कि सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट ऑर्डर, किनशिप कैन बी पॉलिटिकल
and stateless society are not chaotic. Anthropology can explain political organization. So it strongly influence political anthropology. ठीक है, क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो लाइक एवरी थियरी ना क्रिटिसिज्म भी है। वो पहला कि इन्होंने ओवर एम्फोसिस कर दिया कंसेप्ट पे, मतलब एवरीथिंग कंसेप्ट से एक्सप्लेन नहीं होता, कुछ चीजें अलग भी होती है। दूसरा कि इन्होंने ना इग्नोर कर दिया इकोनॉमिक चेंज को। दूसरा क्रिटिक कहते हैं कि डायनेमिक चेंज पर फोकस कम करते हैं। तीसरा क्रिटिक कहते हैं कि आइडियलाइज स्टेटलेस सोसाइटी, की सोसाइटी को कभी कभी तो हारमोनियस दिखाओ, हमेशा स्टेटलेस कैसे बोल सकते हो। एंड द फोर्थ क्रिटिसिज्म इज कि लिमिटेड फोकस ऑन पावर एंड इनइक्वालिटी, कि कॉन्फ्लिक्ट और डोमिनेशन पे ना कम अटेंशन दिया इन्होंने। अब हम एक क्विक रिकैप करें तो रिमेंबर दीज पॉइंट्स। पहला कि नोयर वर कैटल हर्डिंग पीपल्स, सोसाइटी जो है वो एक जो है ना स्टेटलेस थी। ठीक है, कंसेप्ट जो थे बेसिस थे ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, एल्ड सेगमेंट्री लीनियर सिस्टम थी। ठीक है, एल्डर्स डिस्प्यूट सॉल्व करते थे, कस्टम एक्टेड एज अ रोल लॉ रूल लॉ एंड पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी डेवलप थ्रू दिस स्टडी। ये इसके कुछ की पॉइंट्स थे। फाइनली लेक्चर एंड करने से पहले एक पावरफुल लाइन, मोस्ट पीपल थिंक फर्स्ट कम गवर्नमेंट एंड देन ऑर्डर। इवांस प्रिचर्ड ने दिखाया कि समटाइम्स सोशल रिलेशनशिप देमसेल्फ क्रिएट ऑर्डर। ओके, तो नोयर ने हमें सिखाया कि सोशल ऑर्डर इज नॉट क्रिएटेड ओनली बाय पुलिस कोर्ट और रूलर्स, इट कैन ऑल्सो इमर्ज फ्रॉम किनशिप कस्टम एंड शेयर्ड ऑब्लिगेशन। और आज इसी वजह से नोयर स्टडी एंथ्रोपोलॉजी की सबसे फेमस फील्डवर्क स्टडीज में से एक मानी जाती है। सो इफ नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स एंड हाउ सोसाइटी मैनेज पावर कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन विदाउट अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट। ये चीजें हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इफ यू लाइक दिस लेक्चर डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल।